हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज टॉक। नॉलेज टॉक में आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम यानी वक्त यानी समय, वही समय जो सृष्टि के निर्माण से पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। समय जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। समय जो कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, थकता नहीं है। समय जो इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, कांस्टेंट है और अनस्ट्रेचेबल है। जी हाँ, टाइम कांस्टेंट है, अनस्ट्रेचेबल है। एक दिन के 24 घंटे, एक महीने के 30 दिन और एक साल के 365 दिन, जिंदगी के कुछ चंद साल। इसको हम न तो कम कर सकते हैं न ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, राजा रंग फ़कीर। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है, लेकिन सबको वक्त के आगे झुकना पड़ता है। यदि हम ये कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट है, अनस्ट्रेचेबल है, तो फिर ये टाइम मैनेजमेंट की बात कहाँ से आती है? मैनेज तो हम उस चीज़ को करते हैं जो चेंज हो सकता है, जिसमें हम कोई चेंज ला सकते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि टाइम में हम कोई चेंज ला ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम टाइम को मैनेज करेंगे कैसे? जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इनफैक्ट टाइम मैनेजमेंट एक मिसनोमर है। साथ ही साथ टाइम न्यूट्रल है, इम्पार्शियल है। और अगर ये न्यूट्रल है, इम्पार्शियल है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, तब अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तो हम ये क्यों कहते हैं कि हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है? और किसी के अचीवमेंट को जब अंडरस्टिमेट करना होता है तो हम ये क्यों कहते हैं कि वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान? और जब अपने आप को तसल्ली देनी होती है या फिर अंधेरे में रोशनी की तलाश होती है, तो हम ये क्यों कहते हैं अपना टाइम आएगा? जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो रियल चैलेंज टाइम को मैनेज करने का नहीं होता है। चैलेंज अपने आप को मैनेज करने का होता है, यानी अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना एक्शन, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। इनफैक्ट अगर हम इसको एक मैथमेटिकल टर्म के एग्जाम्पल से समझें, सपोज करें कि एक मैथमेटिकल टर्म लेते हैं 5x, जिसमें कि 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो अगर मुझे 5x की वैल्यू चाहिए तो 5 तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है। x जो वेरिएबल है उसमें x की वैल्यू जो भी होगी 5x की वैल्यू वही होगी। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव तो 5x की वैल्यू पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू नेगेटिव तो 5x की वैल्यू नेगेटिव, और अगर 5x में x की वैल्यू 0 तो 5x की भी वैल्यू 0। इसका मतलब जो चीज़ें वेरिएबल है हम उसी में चेंज ला सकते हैं। टाइम बिल्कुल कांस्टेंट है तो उसमें हम किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी है, साधारण आदमी है, उसका कुछ नाम है, सपोज कीजिए कि उसका नाम मोंटी है। मोंटी को 30,000 रुपये की ज़रूरत है, उसको अपनी माँ का इलाज कराना है। पैसे उसके पास है नहीं, तो पैसों के लिए वो एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, उनका नाम चुन्नीलाल है, सेठ चुन्नीलाल, उसके पास वो जाता है। तो वो बोलता है ठीक है, पैसे तो तुम्हें मिलेंगे लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा।
एक दिन के 1,000 रुपये, और 9 to 5 काम करना होगा हमारे यहाँ। रोज काम करो और शाम में पैसा ले जाओ। इस तरह से 30 दिन अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा 30,000 बन गया। मोंटी खुश होता है। लेकिन सेठ जी एक शर्त भी रखते हैं कि जिस दिन तुम काम पे नहीं आओगे उस दिन का पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। मोंटी सोच में पड़ जाता है। फिर वो सोचता है कि चलो कुछ एक्स्ट्रा काम किया जाए। तो वो सेठ जी से बात करता है कि चलो जिस दिन नहीं आऊँगा मैं उस दिन के तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो अगर मैं इसको कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा काम करूं तो क्या मुझे उसके बदले पैसे मिल सकते हैं। दोनों में निगोशिएशन हुआ और बात तय हो गई कि 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने का, अपार्ट फ्रॉम 9 to 5 जो उसका जॉब है, उसके अलावा अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा करता है तो 200 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 आवर्स अगर एक्स्ट्रा करता है तो 400। इसी रेट से वो काम कर सकता है एक्स्ट्रा अगर वो चाहे तो। उसकी कोई लिमिट नहीं है, 3 आवर्स 4 आवर्स जितना करना हो करो। बात पक्की हो जाती है। मोंटी काम करना शुरू कर देता है। जब शुरू में हम कोई काम करते हैं तो काफ़ी जोश रहता है, काफ़ी एंथुजियाज्म रहता है। तो 10 दिन तक वो लगातार काम करता है विदाउट एनी इंटरप्शन। रोज 1,000 रुपये लेके वो घर आता है। वो पैसों को एक सेफ जगह में रख के फिर वो निश्चिंत हो जाता है। फिर 11वें दिन उसको काम पे जाने का मन नहीं करता है। थोड़ी सी कंप्लीसेंसी आ जाती है, वो काम पे नहीं जाता। उस दिन उसका पैसा बनता नहीं है। फिर वो 1 दिन 2 दिन ओवर टाइम भी करता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन उसकी वाइफ बोलती है कि आज तुम काम पे नहीं जाओगे, आज घर पे बहुत काम है, तुम मेरा हाथ बटाओगे। मोंटी मान जाता है। उस दिन भी वो काम पे नहीं जाता है। फिर एक दिन उसके माँ की तबीयत बिगड़ जाती है, उस वजह से वो नहीं जा पाता है। बीच में वो ओवर टाइम 1 घंटा 2 घंटा करके उस लॉस ऑफ पेमेंट को कंपनसेट करने की कोशिश करता है। फिर एक दिन उसका दोस्त आ जाता है, बोलता है कि चलो यार पार्टी शार्टी करते हैं। तो मोंटी बोलता है नहीं, मैं एब्सेंट तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी एब्सेंट हो गया और मुझे 30,000 रुपये तो चाहिए, मैं अपनी माँ का इलाज कराना है। तो वो दोस्त बोलता है कि चलो तुम्हारा जब काम ख़त्म हो जाएगा आज 5 बजे के बाद पार्टी करते हैं। फिर पार्टी शार्टी होती है, खाना पीना होता है, डांस होता है, सॉन्ग चलता है बादशाह और मीका का। मज़ा तो बहुत आता है। लेकिन इस पार्टी में उसका 2,000 रुपया खर्च हो जाता है। तो 2,000 रुपया यानी कि कमाई 1,000 की उस दिन की और खर्चा 2,000 रुपया। इस तरह से जब 27 दिन होता है तो वो कैलकुलेशन करता है कि 5,000 रुपीज़ का उसको शॉर्टेज हो रहा है। अब दिन तो 3 ही बचे हैं। फिर वो एक्स्ट्रा टाइम करने लगता है, धुआंधार 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा एक्स्ट्रा टाइम वर्क करता है। इस प्रोसेस में वो काफ़ी टायर्ड हो जाता है, बीमार हो जाता है और अल्टीमेटली 30 डेज के अंदर उसका 30,000 पूरा नहीं हो पाता है। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? वो ये कि मोंटी एक गोल सेट करता है कि मुझे 1 महीने के अंदर 30,000 रुपीज़ अर्न करना है। उस गोल को वो स्मॉल टारगेट में डिवाइड करता है। 1 दिन का टाइम लिमिट,
जिसमें कि 1,000 रुपये अर्न करना है। तो जब उसका नॉर्मल वर्क होता है तो उस दिन उसको 1,000 रुपये मिल जाता है, टारगेट पूरा। जिस दिन वो नहीं जाता है वर्क पे, उस दिन उसका एक्स 0 हो जाता है, यानी कि कोई कमाई नहीं होती है। जिस दिन वो पार्टी कर लेता है उस दिन कमाई तो होती है, लेकिन उसका नेट जो इनकम होता है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कमाई 1,000 और खर्चा 2,000, तो उसकी नेट कमाई नेगेटिव होगी। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। यानी उसको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना था, उसको प्लानिंग करनी थी। साथ ही साथ हर चीज़ का एक प्रोविज़न करना था। जैसे बैंक में प्रोविज़न होता है बैड लोन का, वो एक सर्टेन अमाउंट अलग करके रख देते हैं। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बैड लोन है जिसकी रिकवरी नहीं होगी। तो प्लानिंग में ये भी होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि कभी हो सकता है कि हम काम नहीं कर पाए ड्यू टू XYZ किसी भी रीज़न से। तो अगर वो प्रॉपरली प्लान करता तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो काम भी करता, और जैसे ही उसको मौका मिलता वो एक्स्ट्रा टाइम भी कर सकता था। साथ ही साथ अपने इमोशन पे वो कंट्रोल भी रखता, अपना अप्रोच सही रखता, तब उसका गोल पूरा हो जाता 30,000 का। यही होता है रियल लाइफ में। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने आप को मैनेज कैसे करें, अपने एक्शन को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करें, अपना एटीट्यूड कैसे सही रखें, कितना डेडिकेशन के साथ काम करें, हमारा गोल अचीव होगा या अचीव नहीं होगा, ये इन सारे फैक्टर्स। टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरी है। घर में बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से तुम सुबह उठो, टाइम से स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, फिर होमवर्क करो। टीचर बताते हैं बच्चों को कि किस तरह से क्लास में रेगुलर रहो, जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट दिया जाता है उसको पूरा करो। साथ ही साथ बिजनेस स्कूल में टाइम मैनेजमेंट बताया जाता है। जितने भी तरह के मैनेजमेंट गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, सब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरिट जरूर होता है। जितने भी टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी है उसमें कोई ना कोई मेरिट जरूर है। लेकिन आज तक जितना भी मैनेजमेंट की थ्योरी आया है उसमें सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड एंड मोस्ट पॉपुलर जो टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी है वो स्टीफन आर कोबी की एक बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक में उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के हेल्प से। उसका जो मेन थीम है वो ये है कि ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट अराउंड प्रायोरिटीज। अपने काम को आप प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करें और एग्जीक्यूट करें। इसमें जितनी भी तरह की एक्टिविटी होती है, जितना भी तरह का हम लोग काम करते हैं, उसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। कोई भी काम या तो इम्पॉर्टेंट होगा या इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, कोई भी काम या तो अर्जेंट होगा या अर्जेंट नहीं होगा। तो इस बेसिस पे 4 क्वाड्रेंट बनाया गया है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ये
जैसे वास्तु में होता है कि 4 कोण होते हैं, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और आग्नेय कोण। ये उसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये 4 कोण हैं, यानी कि 4 क्वाड्रेंट हैं। अब मैं वास्तु का इक्विवेलेंट लेके तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक अलग ही थ्योरी है। तो 2 नई थ्योरी में तो फिर उसको एक्सप्लेन करना और कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं सिंपल लेमैन के टर्म में आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। एक, क्योंकि ये थ्योरी जो है इसमें बहुत सारे जार्गन हैं जिसको कि आम लोग समझता नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ऐसा क्या काम हो सकता है? ऐसा अगर कोई क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आती है, वैसा काम हो सकता है। अगर किसी काम का कोई डेडलाइन है, वैसा काम आ सकता है। तो ये हर आदमी के लाइफ में आता है, चाहे वो कितना भी सिस्टमेटिक क्यों ना हो, कितना भी सिंसियर क्यों ना हो, कुछ न कुछ क्राइसिस उसके साथ आएगा, कुछ न कुछ काम ऐसा होगा जिसका कोई डेडलाइन होगा। लेकिन कुछ लोग हर काम को अर्जेंट बना देते हैं, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। जब तक वो अर्जेंट नहीं होगा तब तक वो उस काम को करेंगे ही नहीं। इट इज पार्ट ऑफ देयर हैबिट। ऐसे लोग कौन हैं? अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं करेंगे, कोई भी होमवर्क नहीं करेंगे, हमेशा उनका बैकलॉग रहेगा स्टडी में। और जब कोई टेस्ट होगा, कोई एग्ज़ाम होगा, तो पता नहीं कौन सी देवी उसके अंदर आ जाती है, वो दिन रात एक करके पढ़ाई करेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? कभी अच्छा कभी बुरा। अगर इस तरह के लोग कोई एम्प्लॉई होते हैं तो ऑफिस में न वो टाइम से आएंगे, न कभी टाइम से जाएंगे, न टाइम से कोई काम करेंगे। जब तक बॉस उसके सर पे ताता थैया नहीं करे तब तक वो कोई काम ही नहीं करे। अगर वो कोई सेल्समैन है तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसको सेल्स की चिंता नहीं रहती है। लेकिन जब टारगेट अचीवमेंट का टाइम आ जाता है, डेडलाइन आ जाता है, तब फिर वो पूरा अपने आप को झोंक देता है, तो टारगेट उसका शायद ही कभी पूरा होता है। ये हैबिट इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर उनको इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करना हो तो वो वेट करते हैं लास्ट मोमेंट में, जिसमें कि अक्सर हमारे यहाँ सर्वर डाउन हो जाता है ऐसे ही लोगों की वजह से। यहाँ तक कि इनको अगर कोई अपॉइंटमेंट मिला है, कहीं से एयरपोर्ट जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, वहाँ भी वो दौड़ कूद के जंप कर टाइम पे ही पहुँचते हैं, और कभी कभी तो टाइम मिस भी कर जाते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, यानी कि क्राइसिस मैनेजर। ऐसे लोग जो होते हैं वो एक अच्छे क्राइसिस मैनेजर होते हैं, क्योंकि 90% वक्त इनका क्राइसिस को मैनेज करने में ही गुजरता है, और 10% जो इनका वक्त होता है वो कोई अनइम्पॉर्टेंट विदाउट अर्जेंट वाले काम में गुजरता है, जिसका कि कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ये हो गए ऐसे लोग जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जिनका लाइफ का फिलॉसफी है हम वही काम करेंगे जो अर्जेंट होगा और इम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि इम्पॉर्टेंट काम भी है तो उसको अर्जेंट बना के ही करना है। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी यानी कि हम समझ लें वास्तु के टर्म में तो ये ईशान कोण होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कोण होता है। जैसे हम अपने घर में ईशान कोण में पूजा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में।
अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका पूजा का घर है तो ये माना जाता है कि घर में सब कुछ शुभ होगा। उसी तरह से जिसका फोकस क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी के ऊपर होता है तो उसका सारा इम्पोर्टेंट काम ऑन टाइम होता है। ये कैटेगरी यानी कि इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यहाँ पे फिलॉसफी ये है कि अगर कोई काम इम्पोर्टेंट है तो उसको अर्जेंट क्यों होने दिया जाए। ऐसे लोग प्रोएक्टिव होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, हर काम को वेल बिफोर टाइम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं वो रेगुलर रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं रहता है। पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम के ही टाइम नहीं करते, रेगुलर पढ़ाई करते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए और इनका रिजल्ट भी एक्सेलेंट होता है। इस कैटेगरी में जो एम्प्लॉय आते हैं वो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, रेगुलर होते हैं, सिंसियर होते हैं। इनको किसी भी तरह का कोई रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये खुद काम करेंगे अपना। अगर ये सेल्समैन है तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग इनको अपने टारगेट की चिंता रहती है। ये टारगेट को अचीव करते हैं, वेल बिफोर टाइम करते हैं। अगर कुछ टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है तो या तो वो ओवर अचीव करते हैं टारगेट को या फिर एक्स्ट्रा टाइम में वो रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। ऐसे लोग को अगर कहीं पे जाना होता है, अगर कोई अपॉइंटमेंट है उनका, कहीं रेलवे स्टेशन जाना है, कहीं एयरपोर्ट जाना है, तो वो वेल बिफोर टाइम जाते हैं और अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट 2 की बात हुई है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो आज हम लोगों ने बात की क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।